हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 25 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 6 आर्टिकल लिए हैं और एक आर्टिकल प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर है। पहला आर्टिकल बात करता है प्लांट्स के अंदर थर्मोजेनेसिस प्रोसेस के ऊपर। यहाँ पे आपको बताऊंगा कि लोटस प्लांट कैसे इस प्रोसेस का यूज़ करता है पॉलिनेशन करने के लिए। फिर मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दूंगा थर्मोजेनेसिस होता क्या है, किस तरीके से इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हीट को रिलीज करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सिद्दी बादशाह कम्युनिटी के ऊपर, जो गुजरात की कम्युनिटी है। इनका क्या कल्चर है, उसका क्या हिस्ट्री है और कैसे कंजर्वेशन जनरली उसके लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया में मलेरिया एलिमिनेशन के ऊपर, उसमें किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, कौन कौन से रोड ब्लॉक्स हैं, वो सब कुछ आपको इस आर्टिकल में समझाऊंगा मैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सीस्मोमीटर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है स्पेस की डेब्रीज को ट्रैक करने के लिए। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि जनरली आप सीस्मोमीटर का यूज़ कहाँ पे सुनते हो, जो कि अर्थक्वेक है, बट ये जो स्टडी हुई है इसमें किस तरीके से हम स्पेस डेब्रीज को ट्रैक कर रहे हैं वो एक काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। इसमें कैसे रिस्पॉन्स कर सकती है टीम, वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जब नेचुरल हैबिटेट लॉस हो रहा है तो उससे कैसे मॉस्किटो का बिहेवियर चेंज हो रहा है, और जब मॉस्किटोज का बिहेवियर चेंज हो रहा है तो कैसे डिसीज का रिस्क बढ़ रहा है, वो सब कुछ आपको इस आर्टिकल में समझाऊंगा मैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्यों जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर और क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक खतरा बताया है। यहाँ पे आपको मैं ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा कि क्या क्या केसेस हैं जिनकी वजह से ऐसा बोला गया है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। पर्टिकुलरली जीएस पेपर 2 में आप काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं जो सेपरेशन ऑफ पावर का सेक्शन है। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अगर आप पहले आर्टिकल की बात की जाए तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको समझाता हूँ थर्मोजेनेसिस क्या होता है। बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हीट को प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू एनर्जी लॉस। अब आप इसको थोड़ा सा एग्जांपल के फॉर्म में समझिए। मान लेते हैं 100 यूनिट की एनर्जी है और एक प्लांट एक्स है, तो ये प्लांट एक्स जब 100 यूनिट की एनर्जी को यूज़ करता है टू मेक फूड, तो इसमें से जनरली केवल 20 या 30 यूनिट का ही फूड बन पाता है। बाकी जो 70 से 80% बच रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम लोग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। मतलब जब हीट का प्रोडक्शन होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिखा है, यहाँ प्लांट के बारे में नहीं लिखा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए, तो जब वो एटीपी बनाते हैं तो उसी एनर्जी में जो रिलीज होती है उसको हम कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो चुकी है। जनरली अप्रोक्सीमेटली 25% ऐसा यूज हो जाता है एटीपी, जिसे आप लोग क्या कहते हो, जो फूड होता है बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। बाकी जो होता है रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है। लेकिन वहीं पे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीट एनर्जी को ही यूज कर लेते हैं इनटू हीट। मतलब 100 यूनिट जो है इसमें से वेस्टेज कुछ कर ही नहीं रहे, डायरेक्टली वो 100 की 100 को एज अ इन द फॉर्म ऑफ हीट कर ले रहे हैं। मतलब वो एटीपी का यूज ही नहीं कर रहे हैं, है ना। जब एटीपी बनेगा तभी तो जाकर के हीट की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट होगी, लेकिन ये लोग पूरी 100 की 100 को ये अपना यूटिलाइज कर ले रहे हैं। अब यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर एटीपी फूड नहीं होगा तो कैसे ये अपनी एनर्जी को लेके, किस तरीके से एनर्जी को एक्वायर करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसी का एक एग्जाम्पल है लोटस। लोटस जनरली क्या होता है, लोटस इसमें जो एनर्जी होता है 100 यूनिट की, उसको पूरा का पूरा क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट रख लेते हैं। तो ये जो एटीपी प्रोसेस होता है जनरली आप सुनते हो, इस प्रोसेस को बाईपास कर देता है ये प्लांट। और केवल यही प्लांट नहीं, बाकी प्लांट्स भी हैं जो इसको बाईपास करते हैं। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, 100 अगर कहीं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सराउंडिंग में है तो फ्लावर मेंटेन करता है अपना 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर। मतलब जो 25 डिग्री का डिफरेंस है, ये 25 डिग्री ज़्यादा गर्म रहता है फ्लावर। सवाल उठता है कैसे करते हैं, तो हीट का प्रोडक्शन तब स्टार्ट होता है जैसे जैसे जो फ्लावर्स के पेटल्स हैं पिंक होना स्टार्ट होते हैं। अब जब यहाँ पे पिंक होंगे तो वही हीट इन द फॉर्म ऑफ सेंट रिलीज होगी, और सेंट से क्या होगा, जो पॉलिनेटर्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे। जो पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होंगे उससे क्रॉस पॉलिनेशन एंश्योर हो पाएगा, और ये एक टाइप का चैम्बर बना देगा जिससे इंसेक्ट्स ओवरनाइट यहाँ पे आकर के एक प्रॉपर फॉर्म कर सकें। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर पॉलिनेशन हो सके। अब यहाँ पे जो कैल्शियम आयोन्स होंगे वो हीट प्रोडक्शन करेंगे। अब जब हीट प्रोडक्शन होगा तो उसी में ये लोग क्या करेंगे, जो स्टोर्ड स्टार्च है और जो फैट्स है उसको इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल इस्तेमाल करेंगे यही प्लांट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बाकी कौन से ऐसे प्लांट्स
प्लांट्स हैं जो थर्मोजेनिक प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। जनरली आप ध्यान दोगे तो जो आपका ईस्टर्न स्कंक कैबेज है, डेड हॉर्स एरम लिली, ये सब क्या है, ये सब ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एटीपी को बाईपास कर देते हैं और हीट का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे क्या होता है, ये हीट का यूज करते हैं स्नो को मेल्ट करने के लिए ताकि जो बीटल्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें और पॉलिनेशन प्रोसेस को कर सकें। तो इस पूरे प्रोसेस का क्या सिग्निफिकेंस है? पहली चीज तो पॉलिनेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रमोट हो जाती है, और जो आपका प्लांट का एडाप्टेशन है उनकी स्ट्रैटेजी को भी शो करता है कितनी ज्यादा एडवांस है वो। ठीक है, अब यहां पे आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिएगा, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थर्मोजेनेसिस इन प्लांट। इन सम प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया कैन जनरेट हीट बाय बायपासिंग एटीपी सिंथेसिस। एब्सोल्युटली यही मैंने बताया, जब एटीपी होगा ही नहीं तो एनर्जी लॉस ही नहीं होगा, तो हीट का भी यूज नहीं होता, एनर्जी को ही डायरेक्टली हीट में बना ले रहे हैं। थर्मोजेनेसिस इज सैक्रेड इन द सैक्रेड लोटस हेल्प इन attracting insect pollinators. Absolutely, calcium ions play a role in triggering heat production in thermogenic flowers. क्या ऐसा है? Absolutely, this is right. तो यहां पे 1, 2, 3 तीनों की तीन स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है सिद्दी बादशाह कम्युनिटी के ऊपर। ये कम्युनिटी गिर रीजन गुजरात में रहती है। इनको अफ्रीका से का डिसेंडेंट कहा जाता है, जो पोर्चुगीज के द्वारा लाए गए थे इंडिया में। अब ये जो किंग ऑफ जूनागढ़ थे, जो जूनागढ़ के राजा थे, उनको सर्व करने के लिए लाए गए थे, और वो इनकी जो स्ट्रेंथ थी, जो इनकी एंड्योरेंस थी, उनसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस थे, और इसी वजह से इनका नाम सिद्दी बादशाह रखा गया। आपको पता होना चाहिए सिद्दी बादशाह का अर्थ क्या है। किंग्स ऑफ लेबर, मतलब जो लेबर्स होते हैं उनके किंग्स कहे जाते हैं, क्योंकि एंड्योरेंस इतना है इनके अंदर, स्ट्रेंथ इतनी जाता है, जिस वजह से इनको सिद्दी बादशाह कहा जा रहा है। अब ये जनरली क्या होते थे जो आए थे जिस टाइम, तो जो एशियाटिक लॉयंस होते थे उनको ट्रैक करने में काफ़ी असिस्ट करते थे गिर फॉरेस्ट में। लेटर ऑन यही तो जम्बूर विलेज है सरस्वती रिवर के पास, वहां पे ये सेटल डाउन हो गए और एक प्रॉपर परमानेंट फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी के तरीके से रहने लग गए यहाँ पे। तो बेसिकली जो आपको दिख रहा है सिद्दी बादशाह, ये अफ्रीका नहीं, ये इंडिया के गिर रीजन में रहने वाली कम्युनिटी है। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे एशियाटिक लॉयन के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि अभी तक सिद्दी बादशाह कम्युनिटी के साथ कोई भी रिकॉर्डेड लायन अटैक नहीं है। यहाँ पे म्यूचुअल रेस्पेक्ट होती है हैबिटेट की, और कम्युनिटी को एज अ प्रोटेक्टर देखा जाता है, कोई थ्रेट नहीं देखा जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल को प्रेजेंट करता है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ के को एग्जिस्टेंस को शो करता है। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे इनके फिजिकल और जो इनके कल्चरल ट्रेट्स हैं, तो पहली बात तो इनके जो बाल हैं करली हैं, डार्क स्किन है, इनको जाना जाता है इनके एक्सेप्शनल स्टैमिना और स्ट्रेंथ के लिए। जनरली जो इनका मेन फेमस डांस फॉर्म क्या होता है, धमाल डांस। ठीक है, इसको हाई एनर्जी और अफ्रीकन रूट्स का डांस कहा जाता है। जब यहाँ पे टूरिज्म होता है तो ये जो ट्राइब्स है, जो कम्युनिटीज हैं, ये इस धमाल डांस को करती हैं, जिससे इनका कल्चर, इनकी एनर्जी, इनकी एंडोरेंस शोकेस हो सके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। क्या कहता है, ये कह रहा है विद रेफरेंस टू सिद्दी बादशाह कम्युनिटी। एक बार आप अटेम्प्ट करेंगे आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ तीनों स्टेटमेंट कैसे सही है वो आपको आसानी से पता चल पाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया। अब इतना बड़ा आर्टिकल, लेकिन आपको मैं उतनी ही चीजें बताऊंगा जो कि पेपर पर्सपेक्टिव के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। पहली चीज क्या है कि इंडिया में टारगेट है बाय 2030 हम 0 इंडिजिनस मलेरिया के केसेस पे आ जाएं। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, हम नेशनल लेवल पे अलग अलग हमने प्रोग्राम्स लॉन्च कर रखे हैं। अगर प्रोग्रेस की बात की जाए तो प्रोग्रेस तो हम कर ही रहे हैं। 160 डिस्ट्रिक्ट्स इन 23 स्टेट्स एंड यूटीज ने 0 इंडिजिनस केसेस को रिपोर्ट किया है। जो मलेरिया के इंसिडेंट्स हैं दे आर रिड्यूस्ड बाय 80% अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और ये अपने आप में काफी बड़ी अचीवमेंट है। अगर ग्लोबल स्टेटस की बात की जाए तो जो WHO का हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट ग्रुप होता है उसमें से इंडिया अब हट चुका है। जनरली क्या होता है कि अगर WHO की ग्रुपिंग है, अगर कोई भी कंट्री एक अच्छे तरीके से स्टेप्स नहीं ले पा रही है किसी पर्टिकुलर डिसीज को हटाने में, तो उसके ऊपर बर्डन का एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें उस कंट्री को रखा जाता है। तो इंडिया उससे हट चुकी है। अब यहाँ पे जो तमिलनाडु है उनके केसेस भी फेल हुए हैं। तो जो स्ट्रेटेजीज अपनाई जा रही है उसमें क्या हो रहा है, जो सर्विलांस है उसको हम रोबस्ट बना रहे हैं। हम फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से टेस्ट, ट्रीट और ट्रैक किया जा सके। वेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं और माइग्रेंट की जो होते हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अब आपको एक चीज पता होगी, जो मलेरिया होता है ये कैसे होता है, जो आपका पैरासाइट होता है वो मलेरिया की मतलब जो आपके मॉस्किटोज होंगे वो एक पैरासाइट को लेकर के जाते हैं जिसकी वजह से मलेरिया कॉज होता है। और मलेरिया की जो एक पॉइंट होता है आपको पता होना चाहिए कि जब मलेरिया इन्फेक्शन होता है तो जो इंसान की
इम्यूनिटी है वो जनरली नहीं बन पाती है तुरंत का तुरंत, जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो नहीं बिल्ड हो पाती है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें दिक्कत भी होती है लोगों को। अब मैं बात बताऊं क्यों ये अचीवेबल है, मतलब बाय 2030 हम कैसे जीरो इंडिजिनस केसेस ला सकते हैं, क्योंकि करेंटली हम 80% रिडक्शन कर चुके हैं, हम जो ग्रुप है उससे बाहर आ चुके हैं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग नेशनल प्लान्स हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है क्या ऐसी सिचुएशंस हैं जो डीरेल कर सकती हैं ऐसी परिस्थिति को। अगर अर्बन मलेरिया केसेस बढ़ जाएंगे, अगर माइग्रेंट्स और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन हो जाएगा, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हम चाहते हैं कि मलेरिया के केसेस कंप्लीटली खत्म हो जाए इंडिजिनियस, वो दिक्कत में आ सकते हैं। हमें देखना होगा कि जो ड्रग और इंसेक्टिसाइड्स के रेसिस्टेंस हैं वो क्या हम टैकल कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अंडर रिपोर्टिंग की जा रही है प्राइवेट हेल्थ केयर्स के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट्स अगर एड्रेस नहीं होंगे तो जो हमारा टारगेट है मलेरिया को बाय 2030 कंप्लीटली जीरो अचीव करना, वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 2010 के सवाल के ऊपर। यहां पे आप ध्यान देंगे तो आपको ने पहले ही बता दिया है कि मलेरियल पैलेसाइड के लिए जो ड्रग होता है वो एक अटेम्प्ट किया जा रहा है ताकि मलेरिया वैक्सीन बनाई जा सके टू कॉम्बैट मलेरिया। बट सवाल उठता है क्यों एक इफेक्टिव मलेरिया वैक्सीन हम नहीं बना पा रहे, क्योंकि जो आपकी मैन होते हैं वो प्रॉपर इम्यूनिटी नहीं डेवलप कर पाते हैं मलेरिया ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन। यही बात मैंने आपको बताई। अगर आप 4 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं वैक्सीन्स कैन बी डेवलप्ड ओनली अगेंस्ट बैक्टीरिया। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है जो स्पेस डेब्रीज होती है उनको कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं। तो जब सीस्मोमीटर आप सुनते हो तो आपके दिमाग में आएगा सीस्मोमीटर, एक ऐसा यंत्र जो कि सीस्मिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए होगा। सीस्मिक एक्टिविटी मतलब अर्थक्वेक रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं। तो जो सीस्मोमीटर आपका डिटेक्ट करेगा अर्थ एक्टिविटीज या जो अर्थक्वेक की एक्टिविटीज हैं, तो कैसे उसका इस्तेमाल स्पेस के डेब्रीज के लिए किया जा रहा है। तो आप थोड़ी आसान भाषा में समझिए। होता क्या है, जो स्पेस के कंकड़ पत्थर होते हैं जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो एंटर करते हैं तो एंटर करते समय बहुत तगड़ी आवाज निकालते हैं। उस आवाज को हम लोग सोनिक बूम कहते हैं। और जब सोनिक बूम होता है तो सोनिक बूम को हम मेजर करते हैं बाय सीस्मोमीटर। अब जब सीस्मोमीटर से हम सोनिक बूम को मेजर कर लेंगे तो एग्जैक्टली हम बता पाएंगे कि भैया कहां पे ये स्पेस डेब्री एंटर हुई है। और जब उसकी स्पेस ट्रैजेक्टरी को हम ट्रैक कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे, तो एग्जैक्टली हम ये भी बता पाएंगे कि कहां पे ये डेब्रीज है और हम उसी हिसाब से क्विक मोबिलाइजेशन कर पाएंगे रिकवरी टीम का, ताकि स्पेस डेब्रीज को लिया जा सके कहां पर भी वो गिर रही होंगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है क्वामिशली के ऊपर। अब ये एक प्लेसेस इन न्यूज के ऊपर है। कहां पे है? पहली चीज सीरिया में है। अब ये बात आपको पता है, सीरिया और जो कुर्दिश फोर्सेस हैं उनके बीच में टसल चल रहा है, लेकिन मेन चीज क्या पता होनी चाहिए। यूपीएससी में डायरेक्टली बोलेंगे क्वामिशली जो है वो कौन सी प्लेस में है, यहां पे लिख देंगे क्या उठा के, सूडान लिख देंगे, देन यू विल फील कि दिस माइट बी राइट। बट एग्जैक्टली ये सारे तरीके होते हैं यूपीएससी के जहां पे ट्रैप को डाला जाता है। ठीक है, तो ये क्वामिशली कहां पे है? सीरिया में है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि हैबिटेट लॉस की वजह से कैसे मॉस्किटो का बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो अगर शुरुआत में देखा है, जो मॉस्किटो फीड करते थे मल्टीपल एनिमल होस्ट होते थे, फ्रॉग्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब के खून पे क्या होते, वो कंप्लीटली फीड करते थे। लेकिन जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वाइल्ड लाइफ लॉस हो रहा है, तो एनिमल के साथ जो होस्ट बनाते थे मॉस्किटोस, अब वो भी रिड्यूस हो चुके हैं। तो अब वही मॉस्किटो शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स ह्यूमन ब्लड, मतलब अब उनको इंसान का खून चाहिए, क्योंकि अब जानवरों का खून तो मिल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि जानवर जहां पे रहते हैं जो कि फॉरेस्ट, वो अब कट रहे हैं। तो अब ये चीज दिखी भी है, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल फॉरेस्ट अब रिमेन हो रहा है। ठीक, तो इसकी वजह से चांसेस ज्यादा हैं कि मॉस्किटो का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ श्रिंक हो रहे हैं, तो मॉस्किटो भी शिफ्ट होंगे ह्यूमन के ऊपर एज प्राइमरी ब्लड सोर्स। अब जब मोर ह्यूमन मॉस्किटो कॉन्टैक्ट होगा तो इससे जो ट्रांसमिशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा मलेरिया के साथ, आर्बो वायरसेस के साथ। और इससे क्या होगा, डेंगू, जीका, चिकनगुनिया जैसी जो बीमारियां हैं उसके खतरे भी बढ़ जाएंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो चिकनगुनिया के ऊपर यूपीएससी में पीवाईक्यू पूछा गया था। अगर मैं आपको एग्जैक्ट पीवाईक्यू ही बता दूं तो उन्होंने पीवाईक्यू पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस आर कॉज्ड बाय
और विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज आर ट्रांसमिटेड बाय टैटूइंग, ये एग्जैक्ट पीवाईक्यू था। वहां पे चिकनगुनिया लिखा था, हेपेटाइटिस लिखा था और एचआईवी एड्स लिखा था। तो ये जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जीका जो डेंगू है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, H1N1 के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है। जब कभी मैं आपको कुछ भी बताया करूं तो उसको जरूर एक बार मैं बार बार रिपीट करके बोलता हूं, एक बार आप नेट पे जरूर चेक करिए। व्हाट इफ मैं आपको ऐसे ही गलत बता रहा हूं, एटलीस्ट चेक तो करो, क्रॉस वेरीफाई तो करो कि क्या मैं सही बता रहा हूं गलत बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब सवाल उठता है इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इंपैक्ट में अगर ये इतना ज्यादा होगा, फॉरेस्ट अगर लॉस होगा, अगर जो आपके मॉस्किटोज हैं वो चेंज होंगे तो इससे डिसीज रिस्क हाई हो जाएगा। जो अर्बन पेरी अर्बन आउटब्रेक है वो बढ़ जाएगा, वेक्टर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी और इससे क्या होगा, इससे हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल करना। अब जब कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा तो जो हमारा टारगेट है टू अचीव जीरो मलेरिया बाय 2030, इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर अस टू कंप्लीटली अचीव इट। तो हमें क्या करना होगा, हमें मेक श्योर करना पड़ेगा जो एकदम स्टार्टिंग है, स्क्रैच है। हम पूरी तरीके से मच्छरों को तो नहीं मार सकते ना, लेकिन जो मच्छर हैं उन मच्छरों को हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके जो होस्ट हैं दोबारा से एक रीस्टेट किए जा सकें, या कोई दूसरा ऐसा निकाल से कि वो ट्रांसमिशन का जरिया ना बन जाए किनका, जो आपकी अलग अलग डिसीजेज होती हैं या फिर आउटब्रेक्स होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है जुडिशियल इंडिपेंडेंस और उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। तो जस्टिस उजल भुयान ने वार्न किया है जजेस को कि भैया आप लिबर्टी को डिनाई मत करिए, आप ह्यूमन राइट को डिनाई मत करिए, और ये आप अगर डिनाई कर रहे हो और उसे डिनाई करके आप जस्टिफाई मत करिए। दिस इज द रीजन व्हाई ही इज सेइंग दैट जजेस मस्ट नॉट जस्टिफाई डिनायल ऑफ लिबर्टी। व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? ही इज trying to say that you should not deny liberty on unnecessary grounds. You should not deny human rights on the grounds which are not as per the guidelines of constitution. तो ये सारी चीजें बोली जा रही हैं। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे भारतीय संविधान का, और उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है कि जो एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस है जुडिशियल ट्रांसफर में, पर्टिकुलरली जुडिशियल ट्रांसफर कैसे होता है, कलीजियम डिसीजन होता है। अगर कलीजियम डिसीजन गवर्नमेंट के कहने पे चेंज हो जा रहा है तो ये एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस को शो कर रहा है जुडिशियल ट्रांसफर में। तो इससे क्या होगा, इससे जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि आपका जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, वो इंपैक्ट हो जाएगा। अगर वो इंपैक्ट होगा तो जो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है वो भी इंपैक्ट हो जाएगा। तो जो न्याय जनता मांगती है वो मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने वो भी चीज कही है कि भैया जो ट्रांसफर ऑफ जजेस होते हैं, जो जजेस का ट्रांसफर होता है वो एक इंटरनल जुडिशियल मैटर होता है, इसमें सेंटर का कोई भी रोल नहीं है। तो सेंटर आ करके यहाँ पे ये ना बोले भैया यहाँ पे आप जो है इस जज को इस जहां पे रीइंस्टेट कर दीजिए। अगर ये होगा तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस स्टेक पे आएगी। फिर उन्होंने कहा है कि भैया अगर यहां पे ये सब चीजें होंगी तो न्यूट्रलिटी हार्म हो जाएगी, और अगर ये न्यूट्रलिटी हार्म हो जाएगी तब अगेन वही सेम चीज जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंपैक्ट हो जाएगी। फिर उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि भैया आप पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल लीनिंग से ऊपर उठिए और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर फोकस करिए, बिकॉज दैट इज द सोल ऑफ गवर्नेंस। अगर आप उसको नहीं समझोगे दैट मीन्स कि आप जुडिशरी का जो मेन प्रिंसिपल है, जिस वजह से न्याय की बात होती है, आप उसको नहीं समझ पा रहे। ये इनका कहना है बेसिकली। अब सवाल ये उठता है कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा अगर इतना ज्यादा हो जाएंगी चीजें, तो पब्लिक ट्रस्ट इरोड हो जाएगा। अगर जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव या फिर कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन होगा तो इससे पब्लिक ट्रस्ट इरोड हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल वीक हो जाएगा, जो पर्सनल लिबर्टी और ह्यूमन राइट है उसका प्रोटेक्शन भी क्या होगा, इंपैक्ट हो जाएगा। तो जो नेचुरल जस्टिस मिलने की बात होती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, फेयर ट्रायल का जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो इंपैक्ट हो जाएगा। तो जुडिशियल लेजिटिमेसी भी लॉस हो जाएगी। कोर्ट एग्जिस्ट तो करेंगे लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी फेड हो जाएगी। एग्जांपल में देख ही रहे हो आप पाकिस्तान में कैसा हुआ है। अब ये चीज क्या करेगी, जो डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी है उसको डायरेक्टली इंपैक्ट कर देगी। तो यहां पे कहा जा रहा है कि भैया आप मेक श्योर करिए कि आप जस्टिफाई ना करें कभी भी। अगर आप डिनाइल कर रहे हैं लिबर्टी का, आप डिनाइल कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स का, तो जस्टिफाई मत करिए। जस्टिफिकेशन अगर आप कर रहे हो दैट मीन्स आपने कुछ ऐसा किया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इसके साथ अलाइन नहीं है। ठीक है, आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।